Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So in the last class we have started पहला चैप्टर खत्म हो गया था, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट कर लिया था हमने. शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में हमने बात करी थी किसकी? मेरे ख्याल से टाइप ऑफ सपोर्ट्स की बात करी थी हमने. टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे. ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स वी हैव डिस्कस. फ्री हो गया था हमारा, फिक्स्ड हो गया था, देन रोलर हो गया था, लिंक कर लिया था हमने, फिक्स्ड कर लिया था हमने. So all these types of supports we have discussed. So support की कैलकुलेशन हो गई थी, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. We'll continue with that. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएसी इज लाइव नाउ. क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of March. क्लासेस स्टार्ट हो रही है 26 मार्च से. फ्रॉम 26 to 31st डेमो क्लासेस है. इफ यू वांट यू कैन अटेंड दोस क्लासेस आल्सो. फॉर एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स 50% ऑफ इज अवेलेबल. You can scan this code for further information also. आप इस कोड को स्कैन भी कर सकते हो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स, सपोर्ट्स हो गए. चलो उसी में कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू इन दैट ओनली. नेक्स्ट अगला पॉइंट डिस्कशन का. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टाइप्स ऑफ बीम. So next of the point of discussion is types of beam. अब कितने तरह की बीम है? So first point of reference. So we can say that beams are classified. Beams are classified. Beams are classified on the basis of type and number of supports. कैसा सपोर्ट है और कितने सपोर्ट है, इसके बिहाफ पे बीम्स क्लासिफाइड है. जैसे पहली, फर्स्ट ऑफ द बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम. तो ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चली? ये कैसा सपोर्ट है और कितने सपोर्ट है. तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है भैया? सिंपली सपोर्टेड बीम कि वो बीम जो फ्रीली सपोर्टेड हो. अ बीम विच इज फ्रीली सपोर्टेड. फ्रीली सपोर्टेड है किसके ऊपर है? या तो किसी वॉल के ऊपर या कॉलम के ऊपर. उसको हम क्या बोल देंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम बोल देंगे. कहां पर? अपने दोनों एंड पे. तो वो बीम जो फ्रीली सपोर्टेड है अपने दोनों एंड पे, या तो किसी वॉल के ऊपर सपोर्ट कर रही हो या कॉलम के ऊपर सपोर्ट कर रही हो, दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? सिंपली सपोर्टेड बीम. तो पहला पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं, अ बीम supported freely on the walls or column at its both ends is known as simply supported beam. इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोल देते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ बीम, इसको हमने सिंपली सपोर्टेड बीम समझने के लिए बना के देखते हैं. इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी आपको. यू विल फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी लाइक दिस. So this is our simply supported beam. तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम आ गई. इसको जनरली यूज करते हैं छोटे स्पैन के लिए. जनरली बीइंग यूज्ड फॉर स्मॉलर स्पैन.
फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो सपोर्ट है वो कैसा हो सकता है? हिंज भी हो सकती है, रोलर भी हो सकती है. सो वी कैन से द सपोर्ट में बी, the support may be hinged, जिसको आप पिंड भी बोल सकते हो, और रोलर सपोर्ट. छोटे स्पैन तक इसको प्रोवाइड किया जाता है. सो इट इज यूज फॉर स्मॉलर स्पैन. इट इज यूज फॉर स्मॉलर स्पैन अप टू 250 फीट्स. तो पहली बीम निकल के आ गई. तो सुना बहुत बार होगा नाम आपने इसको टेक्निकली डिफाइन करके दिया होगा. तो नंबर ऑफ सपोर्ट्स कितने हैं इसके पास? दो सपोर्ट्स हैं. डन. नोटेड. नोटेड. सिंपली सपोर्टेड. नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूअस बीम. कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम. ये सिंपली सपोर्टेड है. अब हमारे पास कंटिन्यूअस बीम है. टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंटिन्यूअस बीम को? वो बीम जिसमें दो या दो से ज्यादा सपोर्ट मिल जाए उसको हम क्या बोल देंगे? जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट मिल जाए, दो में तो सिंपली सपोर्टेड भी कहला देगी. जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट निकल के आ जाए उसे हम क्या बोल देंगे? दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज कंटिन्यूअस बीम. कंटिन्यूअस बीम में एक और कैच है. ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूअस बीम किसी एक एंड पे आपको ओवरहैंगिंग मिल जाए. देयर मे बी अ केस दैट अक्रॉस वन एंड इट मे बी ओवरहैंगिंग. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसका स्पैन क्या था? बड़ा था. तो अगर बीम का स्पैन कंपैरेटिवली बड़ा है इसको हम क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस बीम बोल देंगे. सो वील से a beam which is provided a beam which is provided with more than two supports, more than two supports, a beam which is provided more than two supports is called continuous beam. इसको हम कंटिन्यूस बीम बोल देते हैं. नेक्स्ट, it may or may not be, it may or may not be overhanging. ये ओवरहैंगिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. स्पैन कंपैरेटिवली बड़ा होगा, सो इट इज यूज फॉर बिगर स्पैन. तो इसको यूज करते हैं बड़े स्पैन के लिए. सो इट इज यूज फॉर लॉन्ग स्पैन्स, जनरली मोर देन 250 फीट्स. 250 फीट से ज्यादा है. समझने के लिए बनाओ. तो कितने सपोर्ट्स आ गए इसके अंदर?
चार सपोर्ट्स आ गए, कंटिन्यूस बीम है, कैसी है, नॉन ओवरहैंगिंग है, लोडिंग उठा लो जनरलाइज्ड, सॉरी लाल कलर से दिखाइए हमेशा, तो ये नॉन ओवरहैंगिंग है। इसी में अगर ओवरहैंगिंग दिखाना है, शेप सेलेक्ट करिए, तो फिर से कंटिन्यूस बीम है, पर कैसी है, साथ में ओवरहैंगिंग भी है। तो ये दूसरे तरह की बीम आ गई हमारे पास, सेकेंड टाइप ऑफ बीम विच इज अवेलेबल, जनरलाइज लोडिंग है, फोर्स भी दिखा रखा है, मोमेंट भी दिखा रखा है। इसको हम बोल सकते हैं नॉन ओवरहैंगिंग, दिस इज ओवरहैंगिंग। सो सेकेंड टाइप ऑफ बीम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ सपोर्ट। नोट करो फिर आगे चले। डन। नेक्स्ट इज कैंटिलीवर बीम। So next of the beam available is termed as cantilever beam. कैंटिलीवर बीम क्या होती है, वो बीम जो एक एंड पे फिक्स हो, दूसरे एंड पे फ्री हो, इसको हम बोल देते हैं कैंटिलीवर बीम। सो बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, सो कैंटिलीवर बीम वी कैन से अ बीम दैट इज फिक्स्ड, तो एक एंड पे फिक्स कर दो, फिक्स सपोर्ट बताया था, फिक्स एट वन एंड फ्री एट द अदर, फ्री एट अदर is termed as cantilever beam, is termed as cantilever beam। इसको टेक्निकली कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। फिर से खुद ही बता सकते हो, ये छोटे स्पैन के लिए प्रोवाइड करोगे, बड़े स्पैन के लिए प्रोवाइड करोगे, तो छोटे स्पैन के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो एक तरफ फिक्स है और दूसरी तरफ क्या है, फ्री है, अदर एंड इज फ्री, जनरलाइज लोडिंग, छोटे स्पैन के लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डिफ्लेक्शन और स्लोप ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी इसके अंदर, इस पर डिफ्लेक्शन और स्लोप ज्यादा मिलेगी या छोटी मिलेगी, ये ज्यादा मिलेगी। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, सो वी कैन से, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल, it is the most flexible beam amongst the all, most flexible beam amongst the all, as as it offers high deflection, as it offers high deflection, ये डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा ऑफर करती है। नेक्स्ट, इट इज सूटेबल फॉर शॉर्ट स्पैन, 250 फीट से भी छोटे स्पैन के लिए प्रेफर किया जाता है। तो ये भी एक तरह की बीम है हमारे पास। तो ये सारे टर्म्स हम यूज करेंगे आगे, या लिखे हुए मिलेंगे आपको, यू फाइंड ऑल दीज टर्म्स टू बी मेंशन्ड।
Noted. Noted. नेक्स्ट इसी का मॉडिफिकेशन, कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे आप सपोर्ट प्रोवाइड कर दो, इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज प्रॉप्ड कैंटिलीवर. सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ बीम विच इज अवेलेबल, छोटे एबीसीडी है ना, हाँ, इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर. तो है तो कैंटिलीवर ही, सो इट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर. अब फिर से जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर है ये ओवरहैंगिंग भी हो सकता है, नॉन ओवरहैंगिंग भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो विल से इफ अ कैंटिलीवर बीम, if a cantilever beam is supported, if a cantilever beam is supported by a simple support, at free end, or in between, span, it is termed as propped cantilever. So it is termed as propped cantilever. Next, it may or may not be having overhanging portion. So it may or may not be having overhanging portion. Overhanging portion हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अच्छा, आपको सपोर्ट देने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि स्पैन बढ़ा दिया. सो इट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्पैन, तो उसको बड़े स्पैन्स के लिए यूज किया जाता है. सो इट इज यूज फॉर लार्ज स्पैन. समझने के लिए देखो पीछे वाली उठाते हैं, बनी हुई है ना ये, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक बार और करो, कंट्रोल वी. दो चाहिए ना, एक ओवरहैंगिंग और एक नॉन ओवरहैंगिंग. तो नॉन ओवरहैंगिंग की बात करें, सिंपल सपोर्ट दो दूसरी तरफ, ये लो सिंपल सपोर्ट दे दिया, और एक बीच में दे दो, ये लो, एक ओवरहैंगिंग है एक नॉन ओवरहैंगिंग है. फिनिश्ड. तो रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया. So this type of beam is termed as propped cantilever. तो जब स्पैन बढ़ जाएगा तो एक और सपोर्ट देना पड़ जाता है. जो लोडिंग दिखा रखी है वो जनरलाइज लोडिंग दिखा रखी है. The loading which is being shown to you is generalized loading. Done. Done. नोट कर लिया सबने? Noted. Propped cantilever. नेक्स्ट कैंटिलीवर हो गया, प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो गया. नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज बीम विद इंटरनल हिंज. बीम विद इंटरनल हिंज, फिर से नाम में मेंशन्ड है.
तो आपके बीम के स्पैन के अलॉन्ग ये आपने क्या प्रोवाइड कर दिया? सो बीम विच इज प्रोवाइडेड एट द हिंज एट द लोकेशन एनीवेयर अलॉन्ग इट्स स्पैन विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? बीम विद इंटरनल हिंज। ये तो बस नाम डिफाइन किया मैंने इसका कि भैया ये हमारी बीम होती है जिसमें इंटरनल हिंज दिया है। सवाल है क्यों दिया है? जैसे पीछे प्रॉप्ड कैंटिलीवर में आपने एक और सपोर्ट दे दिया, ठीक है, दिया, अच्छी बात है। क्यों दिया? रीजन बताया, क्योंकि स्पैन बढ़ गया। स्पैन बढ़ गया, आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेंगी, स्लोप ज्यादा मिलेंगी, तो उसको घटाने के लिए आपने क्या कर दिया? बीच में एक और सपोर्ट दे दिया। सेम कहानी यहाँ पर है। आपको इंटरनल हिंज देने की जरूरत क्यों पड़ गई? कहाँ गया? आई बिट गया। आपको इंटरनल हिंज देने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर आप बीम का स्पैन बढ़ाओगे, हाउएवर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, करना है अभी आगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। बट जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जैसे जैसे स्पैन बढ़ता जाएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या करती जाएगी? जैसे जैसे स्पैन बढ़ता जाएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या करती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जा रहा है। अब बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जा रहा है, आपकी बीम फेल कर सकती है। तो मुझे बीम के फेलियर को बचाना है, बीम के फेलियर को बचाना है, बीच में मैंने हिंज दे दी। तो जैसे ही मोमेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर जाएगा, हिंज फेल कर जाएगी। आपकी बीम फेल नहीं करेगी, हिंज फेल कर जाएगी। और हिंज बहुत ही सिंपल यूनिट होती है, क्या? नट बोल्ट होता है बस हिंज। कल दिखाया था आपको हिंज सपोर्ट, तो एक नट और बोल्ट ही तो होता है। तो कहने का मतलब है ये मेरा सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो जैसे ही स्पैन बढ़ा, बेंडिंग मोमेंट बढ़ा, तो मेरी बीम फेल नहीं हो, बीम के फेलियर को बचाने के लिए बीच में हिंज दे दी। हिंज फेल कर जाएगी आपकी। जैसे हिंज फेल कर गई, इसका मतलब आपका बेंडिंग मोमेंट बढ़ गया, और बेंडिंग मोमेंट इज इंक्रीज। रोको, रोकने के लिए हिंज दे दी है। हिंज फेल हुई, रिप्लेस कर दो हिंज को। पर बीम फेल हो गई, बीम को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। मतलब कहने का मतलब कॉस्टली होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए इंटरनल हिंज दे देते हैं बीम के अंदर। हेंस वी प्रोवाइड द इंटरनल हिंज। सो विल से पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं? सो बीम प्रोवाइडेड with internal hinge, being provided with hinge, being provided with hinge at location anywhere, at location anywhere along its span is termed as is termed as is termed as beam with internal hinge, is termed as beam with internal hinge, is termed as beam with internal hinge. So beam में hinge दे दो किसी भी जगह पे along its span। समझने के लिए डायग्राम, लो भैया। हिंज को मैंने येलो कलर से बना के दे दिया आपको। तो ये हमारी इंटरनल हिंज है। दिस इज द इंटरनल हिंज विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। लोडिंग दिखा दो जनरलाइज्ड। ये हमारी लोडिंग है, फोर्स भी लग रहा है, मोमेंट भी लग रहा है। जनरली इसको प्रेफर करते हैं स्टील ब्रिजेस के अंदर। एक रियल पिक्चर निकाल देना इसकी। रीजन भी बता दिया क्यों प्रोवाइड करते हैं इसको। तो अगर रियल पिक्चर मिल जाए तो वो भेज देना। सो इट इज प्रेफर्ड इन स्टील ब्रिजेस। इट इज प्रेफर्ड इन स्टील ब्रिजेस and is provided and is provided to nullify the effect of the moment. Nullify the effect of the moment. Nullify the effect of the moment. मोमेंट के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। क्यों? जैसे स्पैन बढ़ेगा, मोमेंट क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सो वी कैन से एज वी स्पैन, इसका रीजन मेंशन कर देता हूं। सो एज द स्पैन इंक्रीजेस, मोमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस,
Moment also increases. So moment also increases, which may cause the failure of beam. Hence, to safeguard it, hinges provided. Hinges provided, which fails, which fails prior to that of, which fails prior to that of, which fails prior to that of the beam, which fails prior to that of the beam. जो बीम के फेलियर से पहले ही फेल कर जाती है. भेजना अगर पिक्चर मिलती है तो. कंक्रीट में प्रोवाइड नहीं कर सकते, कंक्रीट में प्रोवाइड नहीं करते. काम ही नहीं करती वहां पे, ब्रिटल मटेरियल है. भेजना अगर रियल पिक्चर मिले तो. नहीं है कोई पिक्चर. चलो आए तो बता देना, फिर शेयर कर दूंगा. प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो गया, इंटरनल हिंज हो गई, ए बी सी डी ई एफ. नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ बीम इज फिक्स बीम. अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है फिक्स बीम. नाम में लिखा हुआ है कैसे सपोर्ट है. फिक्स सपोर्ट है. कल टाइप ऑफ सपोर्ट बताए थे फिक्स सपोर्ट. तो बीम जो दोनों एंड पे क्या हो, फिक्स हो, उसे फिक्स बीम. इनफैक्ट कल पिक्चर भी दिखाई थी आपको जब सपोर्ट्स आए थे. सो वी कैन से अ बीम rigidly fixed, rigidly fixed at both of its end, at both of its ends, is termed as, is termed as fixed beam or built-in beams, or built-in beams. ये लो,
इसमें आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगी? व्हाट अबाउट डिफ्लेक्शन? विल कम आउट टू बी लेस। देखो, दिस इज द बीम विद द इंटरनल हिंज। इस इंटरनल हिंज की बात चल रही है। बीम है, स्टील का ब्रिज दिख रहा है आपको, मल्टीपल बीम्स दिख रही हैं जो पैरेलल में लगी हुई हैं। तो ये एक बीम है, ये दूसरी बीम है, तीसरी बीम है, चौथी बीम और भी चल रही होगी आगे। ये पूरा स्पैन है, दिस इज द स्पैन। बीच पे क्या प्रोवाइड की हुई है? हिंज प्रोवाइड की हुई है। अब जैसे ही मान लो इस ब्रिज के ऊपर लोड बढ़ जाता है, जो भी इसकी डिजाइन कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोड आ जाता है, ये हिंज फेल कर जाएगी। दिस हिंज विल फेल। यहां से आइडिया लगा सकते हो कि भैया बीम के फेलियर को अफोर्ड नहीं कर सकते हम। हिंज फेल होगी, हिंज को रिप्लेस कर देना। यू कैन रिप्लेस ऑफ द हिंज। तो नट बोल्ट मैकेनिज्म होता है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। बीम विद इंटरनल हिंज हो गया। क्या कर रहे थे? फिक्स बीम कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारी फिक्स बीम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इसमें स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन क्या आएगी? सबसे कम आएगी। तो स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन अगर सबसे कम आएगी तो जो मटेरियल की स्ट्रेंथ देने की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी? मटेरियल की स्ट्रेंथ देने की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे इकोनॉमिकल होती है ये। इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल अमंग्स द ऑल। सो विल से इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बीम। इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बीम। सबसे इकोनॉमिकल बीम है ये। सो मोस्ट इकोनॉमिकल बीम amongst the all, amongst the all, as it offers, as it offers, as it offers very less deformation, very less deformation. So the requirement of strength, so the requirement of strength of the material, requirement of the strength of the material is less. तो सस्ती पड़ती है सबसे। तो ये भी एक तरह की बीम है हमारे पास। तो 6 बीम आ गए निकल के। लास्ट टाइप ऑफ बीम, लास्ट टाइप ऑफ बीम इज ओवर हैंगिंग बीम। पीछे वैसे मेंशन कर रखा है हमने, पर वो सब क्लासिफिकेशन थी, ये इसकी मेन क्लासिफिकेशन है। तो ओवर हैंगिंग बीम क्या मतलब है इस बात का? व्हाट कैन बी रेफर फ्रॉम द नेम? नाम से क्या समझ में आ रहा है? इनफैक्ट पीछे बना के भी लिखा है 2 बार। एक बार प्रॉप कैंटिलीवर में भी आया है, एक बार कंटिन्यूअस के अंदर भी आया है। दोनों में निकल के आई है ओवर हैंगिंग बीम। सो विल से अ बीम, a beam having its a beam having its end portion, a beam having its end portion extended in the form of cantilever, extended in the form of cantilever beyond the beyond the support, beyond the support is known as, beyond the support is known as overhanging beam, is known as overhanging beam. So a beam having its end portion extended in the form of cantilever beyond the support is technically termed as what? ओवरहैंगिंग बीम। इसको हम टेक्निकली ओवरहैंगिंग बीम बोल देते हैं। अच्छा, ये ओवरहैंगिंग एक साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइड पे भी हो सकती है। सो वी कैन से इट मे बी ओवरहैंगिंग, इट मे बी ओवरहैंगिंग ऑन वन साइड
और ऑन बोथ दी साइड्स, और ऑन बोथ दी साइड्स। तो ये ओवर हैंगिंग हो सकती है एक साइड पे भी या दोनों साइड पे भी। लो भैया, खत्म कार्यक्रम पूरा। ओवर हैंगिंग बीम, लास्ट टाइप ऑफ बीम। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कितने तरह के सपोर्ट होते हैं। आज के टाइम पे, आज की इनिशियल डिस्कशन में हमने किया कितने टाइप्स की बीम होती है। बीम टाइप ऑफ सपोर्ट के बिहाफ पे, नंबर ऑफ सपोर्ट के बिहाफ पे। ये सारे टर्म्स आगे आपको पूरे चैप्टर में यूज होते हुए मिलेंगे। जब इन टर्म्स को यूज करें पहले तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि भैया बोला क्या है उसमें। हर बार सवाल के अंदर डायग्राम बना के नहीं देगा आपको। इन एवरी केस द डायग्राम विल नॉट बी ड्रॉन। नोटेड, 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 नोटेड। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ बीम। फिर से पार्ट तो आपके स्ट्रक्चर्स का है। ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स आपने नहीं कर रखी। एप्लीकेशन यहाँ पर है, इसलिए बिफोर एंटरिंग इनटू द मेन डिस्कशन ऑफ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सो यू हैव टू कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ द बीम। अब बीम की एनालिसिस करनी कैसे करोगे? बीम की एनालिसिस करने के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। टोटल कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरे पास? 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पहली, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो, और नेट मोमेंट क्या होगा? नेट मोमेंट जेड डायरेक्शन में आपका जीरो चला जाएगा। तो बस यही आपके पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल है। तो जनरली 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल होती है हमारे पास। 3 ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर अवेलेबल। साथ में मुझे और क्या पता होना चाहिए? कितने रिएक्शंस है। कितने रिएक्शंस होंगे वो किस पर डिपेंड कर जाएगा? वो डिपेंड कर जाएगा मेरी बीम कैसी है ऊपर। इट विल डिपेंड अपॉन द type of the beam. So analysis of the beam will be carried out on the basis of the number of equilibrium reactions available and number of equations which are available. कितनी equations available है, कितनी reactions available है, ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे बीम की एनालिसिस कैसे होगी। तो पहला पॉइंट तो लिखो भैया, कौन कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, और रिएक्शंस तो कल बता ही दिए थे कल आपको मैंने। तो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट एनालिसिस ऑफ द बीम, analysis of the beam is carried out, analysis of the beam is carried out, beam is carried out with the help of, with the help of number of, with the help of number of equilibrium equations available, number of equilibrium equations available, and number of support reactions, and number of support reactions to which beam is subjected, to which beam is subjected.
ये दोनों चीजें मिलकर डिसाइड करेंगे एनालिसिस कैसे होती है। अच्छा, कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी हमारे पास? सो विल से इन जनरल 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस है जो पीछे हम बहुत बार यूज भी करते हुए आए हैं। पीछे जितने भी सवाल किए हैं हर बार मैंने एक कॉमन स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी आपको सवाल के अंदर, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पीछे जो आपको डिफॉर्मेशन निकाल के बताया पहले चैप्टर के अंदर, उसमें ये लगाई है मैंने। सो इन जनरल 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर देयर, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर अवेलेबल। कौन सी 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरे पास? एक फॉर्मली मेंशन किया, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 है, नेट मोमेंट जेड डायरेक्शन में 0 है। क्लियर है? अब आपके पास कोई इंटरनल हिंज मिल जाती है तो एक कंडीशन और मिल जाएगी, वन मोर एडिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी देयर, कि हिंज के अलोंग जो मोमेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो ये समेशन ऑफ मोमेंट है, वो मोमेंट होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसको मेंशन कर सकते हैं, इफ इंटरनल हिंज, if internal hinge if internal hinge is present, if internal hinge is present, one additional equilibrium, one additional equilibrium condition is also developed। एक एडिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आ जाएगी। क्या एडिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास? अगर इंटरनल हिंज आ गई मेरे पास तो एक और इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन? कि हिंज के अलोंग भी मूवमेंट क्या कर सकता हूं मैं? 0 कर सकते हो। तो एक और कंडीशन आ जाएगी आपके पास, वन मोर कंडीशन विल बी देयर। नोट करो फटाफट से। नोटेड? चले आगे। सो मोमेंट अलोंग द हिंज इज 0, सो दैट इज, जो मोमेंट है आपके हिंज के अलोंग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक और कंडीशन है आपके पास। कितने सपोर्ट रिएक्शंस होंगे ये किस पे डिपेंड करता है? कैसा सपोर्ट है? सो विल से द नंबर ऑफ support reactions, the number of support reactions developed depends on type of support. So it will depend upon the type of support. तो ये एनालिसिस करने का बेस बता दिया, कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है और कितने सपोर्ट रिएक्शंस है। अब इसके बिहाफ पे एनालिसिस कैसे होती है वो देखते हैं। सो विल से ऑन द बेसिस ऑफ analysis of the beam, it is further classified। ये भी आप लोगों को पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि नहीं पता। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज। अब बीम की क्लासिफिकेशन और भी है आगे, किसके बिहाफ पे, कि उसकी एनालिसिस कैसे हुई। क्या क्लासिफिकेशन है? विल से इट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ये भी पीछे बता रखा है। जब आप पीछे डिफॉर्मेशन निकाल रहे थे और डिफॉर्मेशन निकाल रहे थे, बीच में मैंने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन भी लगाई थी। जब मैंने ये बोला कि जो अननोन रिएक्शंस है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा है, तो मैंने बोला आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इनफैक्ट एक केस बना के दिखाया था। इनफैक्ट पीछे बहुत सारे केसेस बताए थे डिफॉर्मेशन में, 9 केस थे मेरे ख्याल से, 10 केस थे, उसमें से एक केस ये भी था। दिस वाज वन ऑफ द केस
जिसमें आपको क्या लगानी पड़ रही थी, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगानी पड़ रही थी। वो कब लगानी पड़ जाती है, जब आपके जो सपोर्ट रिएक्शंस है वो बढ़ जाए किसके कंपैरिजन में, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के कंपैरिजन में। सो पहली बीम है हमारी स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम नाम से समझ में आ रहा है। अभी जो भी डिस्कशन हो रही है 2D के अंदर हो रही है, ध्यान रखना है, 3D में तो एंटर नहीं कर रहा मैं। सो आई एम टॉकिंग इन 2D ओनली। तो बीम को मैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट कब बोलूंगा, मैं उसको स्टैटिकली डिटर्मिनेट तब बोलूंगा जब आप अननोन रिएक्शंस किसकी मदद से निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मदद से निकाल सकते हो। हम बोलेंगे बीम हमारी स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। क्या डिटरमाइन कर लिया आपने इसके अंदर, इसमें जो भी अननोन रिएक्शंस है वो आपने डिटरमाइन कर लिया, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। सो वील से अ बीम इज said to be statically determinate. A beam is said to be statically determinate. Statically determinate. Statically determinate. When it can be, when it can be analyzed, when it can be analyzed using the equation of statics. So when it can be analyzed using the equation of statics. जैसे एग्जाम्पल कैंटिलीवर बीम हो गई, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, ओवरहैंगिंग बीम हो गई, ओवरहैंगिंग बीम्स। सो दे आर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। तो अननोन रिएक्शन निकाल पाओगे, पर अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो उस सिचुएशन में उसको क्या बोल देंगे, सेम इसी को कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी, अगले पेज पे लेके गए, कंट्रोल वी, दूसरा पार्ट। अब जो बीम है वो क्या कहलाएगी, नाउ द बीम विल बी टर्म्ड एज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, तो बस वो बीच में इन डाल दिया। सो अ बीम इज सेड टू बी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। बीम को स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कब बोलोगे, बीम को स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट तब बोलते हैं, कैन की जगह क्या हो जाएगा, a beam is said to be statically indeterminate when it can't be, so it can't be analyzed using the equation of statics. Why it can't be analyzed, क्यों नहीं एनालाइज कर पा रहे, एग्जाम्पल को नीचे किया, as number of unknown, as number of unknown reactions, as number of unknown reactions are more, as number of unknown reactions are more than equation of static equilibrium, are more than equation of static equilibrium. More than equation of static equilibrium. So a beam is said to be statically indeterminate when it can't be analyzed using the equation of static, as the number of unknown reactions are more than the equation of static equilibrium. ठीक है, तो इस सिचुएशन में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, so in such case for the analysis of the beam, additional equations of compatibility are required. Additional equations of compatibility are required. हमें एडिशनल इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कंपैटिबिलिटी से निकाल लेते हैं। जैसे पीछे निकाली थी, दोनों एंड फिक्स्ड है, हमने क्या बोल दिया था, टोटल डिफॉर्मेशन क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी।
तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती है, दैट इज नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। क्लियर चीज। एग्जाम्पल लिखें अगर इसका, तो हटाओ इन सबको। तो अगर एग्जाम्पल मेंशन करें, जैसे हमारी फिक्स है, पीछे लिखते थे ना, फिक्स है, फिर प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, कंटिन्यूअस बीम। ऑल दीज आर व्हाट, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स। ये सारे के सारे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। अब स्टैटिकली इंडिटरमिनेट तो है, पर मुझे ये भी चेक करना पड़ता है भैया कितनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए आपको। आपको ये भी तो एनालाइज करना पड़ेगा पहले, भैया मुझे कितनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ढूंढनी है प्रॉब्लम के अंदर। आपको उतनी ही कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ढूंढनी है जितनी अननोन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा है। तो लेट अस सपोज इक्विलिब्रियम कंडीशन है 3, आपके पास अननोन रिएक्शन है 4। तो इसका मतलब ये 3 तो आप निकाल लोगे अननोन रिएक्शन, एक बचा। तो एक अननोन रिएक्शन जो अभी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे कितनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, एक। तो ये जो एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि हेयर डिग्री ऑफ indeterminacy, so here degree of indeterminacy, so dy is equal to what, is equal to number of support reactions, is equal to number of support reactions minus number of equilibrium condition, minus number of equilibrium condition, minus number of equilibrium condition, number of equilibrium condition। तो ये हमारी डिग्री ऑफ क्या आ गई, इंडिटरमिनेंसी आ गई। कौन सी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी, स्टैटिक। अभी डायनेमिक पे तो गया ही नहीं और डायनेमिक पे जाना भी नहीं है मुझे, तो बस शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट करना है, उसके लिए बस बेसिक जानकारी इतनी होनी चाहिए मेरे पास। आई शुड हैव दिस मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, ताकि आगे जब मैं सवाल सॉल्व करूं आपको पता रहे कि व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अचीव। तो हम बोल सकते हैं इफ डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी इज ग्रेटर देन 0, मेरी बीम कैसी हो जाएगी, इंडिटरमिनेट हो जाएगी। सो आई विल से बीम इज व्हाट, बीम इज इंडिटरमिनेट। बीम हमारी इंडिटरमिनेट है। पर अगर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी लेस देन इक्वल टू 0 है, we'll say beam is determinate, बीम हमारी डिटरमिनेट है। सो बीम इज डिटरमिनेट। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक जानकारी और दे देता हूँ। सो ऑल्सो वन मोर इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू यू। क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इफ डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो रेंज चेंज कर दी है, रेंज इज चेंज्ड, बीम इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टेबल। सो बीम इज स्टेबल। क्या मतलब निकल के आया, पहले तो कंडीशन लिख दूं, फिर एक कंक्लूजन और बताता हूं जो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बनता है। एक डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी लेस देन 0, रेंज चेंज हो गई है, ध्यान रखना, बीम इज अनस्टेबल। तो यहां से देखो ऊपर से एक कंक्लूजन आया है, अगर बीम इंडिटरमिनेट है यानी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी क्या है, यानी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी तो भैया 0 से ज्यादा ही है। अगर 0 से ज्यादा है तो इनडिटरमिनेट बीम हमेशा क्या होगी, तो इनडिटरमिनेट बीम हमेशा क्या होगी, स्टेबल होगी। पर अगर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी 0 है, बीम कैसी है, अगर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी 0 है, बीम कैसी है, बीम हमारी हो गई डिटरमिनेट। और डिटरमिनेट बीम स्टेबल भी हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, बोथ दी पॉसिबिलिटीज आर देयर। कैसे, वो भी आगे देखते हैं, दैट विल सी।
तो यहां से एक कंक्लूजन तो निकल के आ गया. सो वी कैन से हेंस indeterminate beam is always what? Stable. But determinate beam may or may not be, may or may not be stable. Noted? रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी. देखते हैं इसमें अगर कुछ सवाल मिल जाए तो मेरे को. फाइल ओपन करें. शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की फाइल कहाँ है? लो भैया मिल गई फाइल. फाइल अगर पीपीटी फॉर्म में होती है दिखती नहीं है इसमें. पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, इसलिए दिख नहीं रही थी. चलो तो अप्लाई करो. So few of the examples are given to you.
Problem says find DOI for following cases and comment upon type of beam. ये कैसी बीम है? तो पीछे जो बताया उसके कंटिन्यूएशन में ही है. टाइप ऑफ बीम मतलब डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, स्टेबल, अनस्टेबल, उसकी बात करनी है. सिंपल सा है. तो चलो देखो, इफ यू डू द एनालिसिस, सवाल तो बना ही हुआ है. अब अगर मेरे को रिएक्शंस निकालनी हो, इफ आई हैव टू फाइंड द रिएक्शंस, पिंड है, 2 रिएक्शंस, रोलर है, 1 रिएक्शंस. सो नंबर ऑफ रिएक्शंस हाउ मच? सो नंबर ऑफ रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सिंबल यूज करते हैं हम. सो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 3. नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है हमारे पास? 3, ताकि पूरा नाम नहीं लिखना पड़े. स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं है ये. तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी कितनी होगी? व्हाट इज डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी? इट इज इक्वल टू r minus e. So it is coming out to be 3 minus 3 0. कैसी बीम हो गई? Which type of beam is this? डिटर्मिनेट है. अगर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल है. तो डिटर्मिनेट है और साथ में क्या है? स्टेबल है. तो समझ में आती है बात. आगे बढ़े. नेक्स्ट, फिक्स्ड है. फिक्स्ड है, कितने रिएक्शंस देगी? सॉरी, लाल कलर से लिखते हैं. सो रिएक्शंस 3, 2. तो हमारे पास रिएक्शंस कितने आए? 3. इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है? 3. डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी कितनी हुई? DOI सेम. So reactions minus equilibrium condition. So coming out to be 3 minus 3 0. तो कैसी है बीम? डिटर्मिनेट और स्टेबल. ये एग्जांपल किस पे लिखे थे आपने? कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड. कैसे होते हैं? डिटर्मिनेट होते हैं. पीछे एग्जांपल डाला हुआ है आपने, तो वो कैलकुलेशन भी करके दे दी है. दैट कैलकुलेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. आगे बढ़े. सो आगे बढ़े. नेक्स्ट, रिएक्शंस 1, 2, लोडिंग देनी रखी 3, 4. सो रिएक्शंस कितनी है? रिएक्शंस है मेरे पास 4. इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है? 4. DOI कितनी है? 3. बहुत बढ़िया. स्पेसिफिकली नोट लिखवा के आओ उसके बाद भी. DOI कितनी है? रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो 4 minus 4 0. कैसी बीम हुई? डिटर्मिनेट भी है और साथ में स्टेबल भी है. 3 + 1 आई है हिंज की वजह से. सो ड्यू टू इंटरनल हिंज. तो एडिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है हिंज की वजह से. तो अभी सारा फोकस इसी के ऊपर है कि पता करें भैया बीम कैसी है. शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट तो बहुत दूर की बात है.
कैसे? ऐसे। नोटेड। चलो, अनस्टेबल कब होगा? उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है अनस्टेबल होने के लिए। जब लाइसेंस मिल जाता है फिर अनस्टेबल हो जाती है बीम। देखो नेक्स्ट केस। So next of the case, reactions. Select का ही नहीं हो रहा, फिक्स्ड है। 3 रिएक्शंस, 1 2 3। So reactions available are 3. Equilibrium condition available are 4. 3 plus 1. Degree of indeterminacy R minus E. R minus E. So R minus E is equal to what? 3 minus 4, which is equal to -1. तो dy की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। -1 आ गई बोले तो क्या हुआ? बोले तो हमारा 0 से कम हो गया। तो बीम कैसी है? डिटर्मिनेट है। सो बीम इज डिटर्मिनेट, और साथ में कैसी है? साथ में है अनस्टेबल। तो डिटर्मिनेट बीम स्टेबल भी हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है। एग्जाम्पल आ गया। पहले वाले जो 3 केस थे, डिटर्मिनेट थी पर साथ में स्टेबल थी। अब ये क्या है? डिटर्मिनेट है पर साथ में अनस्टेबल है। तो डिटर्मिनेट बीम मे बी स्टेबल, मे बी अनस्टेबल। अगर इनडिटर्मिनेट है, स्टेबल मिलेगी आपको हमेशा। नोटेड। तो देखो, इसको लाइसेंस मिल गया अभी। इसने परमिट लगाया था 1 सेकंड पहले, मिल गई इसको परमिशन अनस्टेबल होने की, हो गई अनस्टेबल। नेक्स्ट नेक्स्ट केस उठाओ। नेक्स्ट केस, हिंज्ड पिन, 2 रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन। तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस 3, इक्विलिब्रियम कंडीशन 3, डीओआई आर माइनस ई 3 - 3 0। किस तरह की है? ओवर हैंगिंग है। सो ओवर हैंगिंग है तो डिटर्मिनेट है, और साथ में कैसी है? स्टेबल है। सो डिटर्मिनेट भी और स्टेबल भी है। नोटेड। चलो चेक करो। fixed beam reactions. So these are the reactions. So fixed beam reactions हो गए हमारे पास 6, इक्विलिब्रियम कंडीशन है 3, DOI हुआ हमारे पास R माइनस ई 6 - 3 3। कैसी है? DOI पॉजिटिव, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट। और साथ में क्या है? स्टेबल भी है। तो इनडिटर्मिनेट हमेशा स्टेबल मिलेगी आपको, इट विल ऑलवेज बी स्टेबल। क्लियर है? प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो जितनी चीजें हो सकती है वो सारे ही कवर हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई बीम नहीं मिलेगी आपको सवाल में। तो सपोर्ट रिएक्शंस,
सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शन बोले तो 4, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोले तो 3, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी बोले तो R माइनस ई, तो 4 माइनस 3 1, कैसी है? इंडिटरमिनेट और स्टेबल है। सो इंडिटरमिनेट है और साथ में स्टेबल है। क्लियर है? कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम रिएक्शंस 1 2 3 4 5, सो नंबर ऑफ रिएक्शंस 5, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन 5, 3 प्लस 2, DOI R माइनस ई, 5 माइनस 5 0, कैसी है? डिटर्मिनेट है और साथ में स्टेबल भी है। तो डिटर्मिनेट भी है और साथ में स्टेबल भी। इसको लाइसेंस नहीं मिला भाई फारिस, बताया तो है, जिसको लाइसेंस मिलेगा वही होगी अनस्टेबल। अभी पीछे बता के आया भाई तुम्हें, इसने अप्लाई किया, नहीं मिला है उसको। नोटेड? चेक द नेक्स्ट केस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हिंज पिन, 2 रिएक्शंस, रोलर 1 रिएक्शन, रिएक्शंस 1 2 3 4 5 5, इक्विलिब्रियम कंडीशन 3, DOI R माइनस ई, 5 माइनस 3 2, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट है, आंखें बंद करके बोल सकते हैं स्टेबल होगी। क्लियर? चले अब देखो, बात करते हैं इनडिटर्मिनेट बीम में। हमने बोला आंखें बंद करके बोल सकते हो। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहां से आ गया? अभी तो किया ही नहीं है, यानी एग्जांपल खत्म। देखो, इनडिटर्मिनेट बीम हमने बोला हमेशा स्टेबल होती है, डिटर्मिनेट स्टेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पीछे एग्जांपल देखा है। अब हमारा काम इसके बाद स्टार्ट होता है, ये हर एक जने को पता होगा। इनडिटर्मिनेट बीम भी अनस्टेबल हो सकती है। जब हम ये बोलते हैं कि इनडिटर्मिनेट बीम हमेशा स्टेबल होती है, ये मैथमेटिकली बोला जाता है। मैथमेटिकली जो इक्वेशंस दे रखे हैं ऊपर बना के, इनडिटर्मिनेट है, DOI हमेशा पॉजिटिव है, और अगर DOI पॉजिटिव है तो बीम स्टेबल है, मैथमेटिकली ना। पर इनडिटर्मिनेट बीम भी अनस्टेबल हो सकती है। कैसे? ज्योमेट्रिकली। तो ये एक्सेप्शन है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो ये नोट बना के लिख रहा हूं यहाँ पे, सो रेफरिंग इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। So we'll say that all indeterminate beam, all indeterminate beam indeterminate beams are stable. Stable कैसे? But mathematically. But mathematically. As they can be unstable geometrically. ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल हो सकती है। अब ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल हो सकती है कैसे? ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल, ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल में डाल सकते हैं लीनियर और एंगुलर। लीनियर और एंगुलर जैसे समझने के लिए एग्जांपल, आ जाओ पीछे।
फॉर एग्जाम्पल उठाओ, एग्जाम्पल दिया कंटिन्यूस बीम, सो कंटिन्यूस बीम। करो पीछे वाली कैलकुलेशन जो कर रहे थे अभी। तो सेम अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं तो रोलर सपोर्ट है, कितने रिएक्शंस आए भैया? 4 रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 है, डी वाई निकाला, जैसे निकाला भी पीछे रट लिया होगा। इतने एग्जाम्पल करे, अरे भाई अब हो गया, समझ में आ गया सारा। आर माइनस ई, 4 - c 1। सर आपने बोला ये तो इंडिटरमिनेट है, और इंडिटरमिनेट को हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा स्टेबल होती है। हाँ कैसे? मैथमेटिकली बोला था, ये ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल है। ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल है कैसे? लगाओ धक्का, भग जाएगी। सारे रोलर लगा रखे हैं आपने। अब ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल कैसे है? लीनियरली अनस्टेबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल? सो इनडिटरमिनेट बट लीनियरली अनस्टेबल। तो आपको अब ये भी चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक दिस ऑल्सो। अब इसको कब बताऊंगा ऐसे, सर ये तो पता कैसे चलेगा फिर हमें वहां पे? तो भैया फिर कंडीशन डेवलप कर लेते हैं। क्या कंडीशन डेवलप कर लेते हैं? पहला, सारे के सारे रिएक्शंस पैरेलल नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। देखो सारे के सारे रिएक्शंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, पर इसके अलावा जो केसेस कराए हैं उसमें सारे रिएक्शंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं थे। चेक करो कौन सी इंडिटरमिनेट है कहीं पे इंडिटरमिनेट। देखो सारे रिएक्शंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यहीं पे बात खत्म हो गई। दीज टू रिएक्शंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। कहाँ इंडिटरमिनेट? देखो ये दो रिएक्शंस पैरेलल नहीं है आपस के। कहाँ इंडिटरमिनेट? ये दो रिएक्शंस पैरेलल नहीं है आपस में, पर इसमें सारे के सारे रिएक्शंस क्या है आपस में? पैरेलल है। अब इसको भी रट लोगे। अच्छा इंडिटरमिनेट में ये भी देखना होगा सारे के सारे रिएक्शंस क्या पैरेलल हैं या नहीं आपस में। ठीक है, नहीं है पैरेलल आपस में यहाँ पे, तो ये बात यहाँ फिट बैठ गई। अब ये बात यहाँ फिट बैठ गई, फिर से केस चेंज। केस चेंज जगह बनानी है तो इसको इस तरीके से लिखो, अनस्टेबल को भी ऊपर चिपकाओ, जगह बनी। ये पहला केस। दूसरा केस, दूसरा केस, दूसरा केस, ये है दूसरा केस। दिस इज योर सेकंड केस। तो ये हमारी बीम है, दिस इज अवर बीम। जो फ्री हैंड से बनाया है उसको इग्नोर करना, इग्नोर दैट ऑफ। कि सर इंडिटरमिनेट हो और सारे रिएक्शंस अगर पैरेलल नहीं हो आपस में तो सर वो तो स्टेबल होगा ही होगा। ठीक है भैया, देखो यहां पर भी सारे रिएक्शंस पैरेलल नहीं है पर फिर भी अनस्टेबल है। पर इस बार कैसे अनस्टेबल है? इस बार भी ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल है पर लीनियर नहीं है, एंगुलर है। तो ये हमारा सेंटर आ गया, दिस इज अवर सेंटर। सो हियर ऑल द रिएक्शंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट स्टिल इट इज अनस्टेबल, फिर भी ये अनस्टेबल है। मारो धक्का, घूम जाएगी। रिएक्शंस दिखाने, ये रिएक्शंस। इसका मतलब फिर एक और कंडीशन बनाई इंसान ने, क्योंकि शांति तो मिलेगी नहीं। सर ऐसे कैसे सवाल में कैसे पता चलेगा? जोड़ दिया एक और लाइन, भैया सारी की सारी रिएक्शन एक ही पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, दे शुड नॉट पास फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ना तो पैरेलल हो ना एक ही पॉइंट से पास हो। अभी बात यहीं पे आके खत्म नहीं हो जाएगी, दूसरा कोई केस उठा के दे देगा तो अपना खुद का दिमाग हर बार चलाना पड़ेगा
कि भले ही इंडिटर्मिनेट है पर कुछ ना कुछ केस उठा के दे देगा जिसमें आपको क्या मिलेगी, अनस्टेबिलिटी मिल जाएगी. So here all the reactions are not parallel to each other, but they are passing through a single point. तो उसका मतलब ना तो पैरेलल हो ऊपर वाला केस, ना एक ही कॉमन पॉइंट से पास करनी चाहिए. अब एक ही पॉइंट से अलग अलग लाइनें पास कर रही हैं, क्या बोलते हैं इन लाइनों को? तो अंग्रेजी में अच्छे अच्छे वर्ड लिखते थे ना सवाल के अंदर. एक ही पॉइंट से ये चार लाइनें पास कर रही हैं, क्या बोलते हैं? तो बोलेगा सारे रिएक्शंस कॉनकरेंट नहीं होने चाहिए. असर्शन रीजन में डाल के देगा इन चीजों को. So they should not be concurrent, neither parallel nor concurrent. तो ऊपर कर दो इसको. ये दूसरा एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल है, कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए. So again R is equal to what? 4, equilibrium condition 3, DOI आई हमारी R minus E, 4 minus 3 1, indeterminate है but angularly unstable है. तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल के, पर मैथमेटिकली स्टेबल है. भले ही DOI क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, स्टिल दे आर अनस्टेबल. नोट करो फटाफट, चले आगे. डन. नोटेड. नोटेड. चलो एनालिसिस खत्म. सो वी हैव डन व्हाट? वी हैव डन टाइप ऑफ बीम. टाइप ऑफ बीम के बाद एनालिसिस करके दे दिया आपको. डिटर्मिनेंसी इंडिटर्मिनेंसी का आइडिया लग गया. शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में हेल्प मिलेगी. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइप्स ऑफ लोडिंग. अब कितने तरह के लोड मिल सकते हैं आपको? So there are several types of loads to which beam may be subjected. खूब तरह के लोड हैं जो आपके बीम के ऊपर एक्ट कर सकते हैं. खूब तरह के लोड हैं. एक साथ कैसे शो करें? एक साथ नहीं शो कर पाएंगे, अलग अलग ही बनाना पड़ेगा. तो फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड. पीछे भी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे. सो कॉन्सेंट्रेटेड एंड पॉइंट लोड क्या बोल सकते हैं? अगर हमारा लोड एक्ट कर रहा है बहुत ही स्मॉल एरिया पे इन कंपैरिजन टू द इंटायर लेंथ ऑफ द बीम, इसको हम क्या बोल देंगे? पॉइंट लोड बोल देंगे. तो प्रैक्टिकली तो हर एक लोड कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर एन एरिया. अगर उस एरिया की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए उसको मैं क्या बोल दूंगा? उसको हम पॉइंट लोड बोल देंगे. दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज पॉइंट लोड. सो विल से अ लोड acting on a point. A load acting at a point. तो एक पॉइंट पे एक्ट करे. ये बस फिर से कैसे मैथमेटिकली है ये बात, प्रैक्टिकली होगा नहीं. मैथमेटिकली लोड एक्टिंग एट अ पॉइंट मैथमेटिकली on the beam
mathematically on the beam is termed as point load. Is termed as point load. So a load acting at a point mathematically on the beam is termed as point load. फिर हमने बोला कि प्रैक्टिकली क्या करता है. So we'll say practically any type of load. So practically any type of load acting on the beam is distributed over an area. Is distributed over an area. If that area is very small, क्या बोल देंगे? यह point load है. If that area is very small, in comparison to what? In comparison to the length of the beam, it is termed as point load. तो दोनों चीजें बता दी हैं, प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी और थ्योरेटिकली भी. इसको हम पॉइंट लोड बोल देंगे. वैसे पीछे बहुत सारे सवाल करा दिए इसके ऊपर, बट स्टिल टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए पॉइंट लोड बना के दिखा दिया आपको. सो ये कहलाता है पॉइंट लोड. ये समझाने के लिए बताया है, कभी भी एक पॉइंट पे कोई लोड एक्ट नहीं करेगा, एरिया के ऊपर ही लगेगा. अच्छा, प्रैक्टिकली कैसे जनरेट करते हैं इसको? रोलर लगा के. मैंने जो तीर बना के दिखाया ना, वो कोई एरो नहीं लगा हुआ होता. वहां पे रोलर आएगा तभी आपको पॉइंट लोड मिलेगी, क्योंकि जो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो बहुत ही छोटा होगा. दैट विल बी वेरी स्मॉल. तो उसको हम पॉइंट लोड बोल देते हैं. दैट इज टर्म्ड एज पॉइंट लोड. तो पहले तरह का लोड आ गया बीम के ऊपर, कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड. द नेक्स्ट ऑफ द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको यूडीएल बोल देते हो. सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगेन कैन बी एनालाइज्ड फ्रॉम द नेम. सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा लोड है? ये जो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो. So uniformly distributed load. So we can say a load which is what? A load which is spread over an area of the beam. Area of the beam in such a manner that each unit length of the beam is loaded to same extent. It is termed as यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर आपने लोड को स्प्रेड किया बीम के पूरे एरिया के ऊपर इस तरीके से कि जो हर यूनिट लेंथ है बीम की वो सेम एक्सटेंट से लोडेड हो, उसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. अब फिर से जब आपको सवाल मिलेंगे उसमें इस यूडीएल को दिखाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. देयर कैन बी सेवरल मेथड्स बाय व्हिच यूडीएल कैन बी शोन. मैं आपको एक दो तरीके बता सकता हूँ. हो सकता है सवाल में वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ ले, तो रेयर चांसेस है इस तरीके से मिलेगा जैसे मैंने अभी बनाया. इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा वहां पे कि आपको यूडीएल इस तरीके से दिखाए. तो दिस इज यूडीएल. ये हमारी यूडीएल है. और इट कैन बी शोन लाइक दिस ऑल्सो. So each unit length of the beam is loaded to the same extent. This is termed as uniformly distributed. जिस मर्जी तरीके से दिखा दो. अगर हर यूनिट लेंथ सेम एक्सटेंट तक लोडेड नहीं है, हम बोल देंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड.
So next is uniformly varying load. तो अगला आ गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. तो जस्ट अपोजिट है इसका. So we can say a load which is spread over a beam, spread over a beam in such a manner that its varies extent varies uniformly on each unit length of the beam. Each unit length of the beam. वैसे तो नाम में लिखा हुआ है, डिफाइन भी कर दिया. इट इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. इसको यूवीएल बोल देते हैं. तो लोड इस तरीके से स्प्रेड है पूरे एरिया के ऊपर इस कि हर यूनिट लेंथ पे जो एक्सटेंट है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है. वेरिएशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, वेरिएशन डिक्रीजिंग भी हो सकता है. ध्यान रखना इस चीज का. समझने के लिए एग्जांपल लेने. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के. रोलर लगाओ, डुप्लीकेट करो, पूरा ही मिटाना पड़ेगा. डुप्लीकेट करो. So all these are the examples of uniformly varying load. देखो पहला, so uniformly varying load. दूसरा, ये भी एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. So variation should be uniform. It may be increasing also, it may be decreasing also. So ये हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ गया. नोट करो फटाफट. Noted. Noted. Then लोडिंग क्या है? यूडीएल हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, पॉइंट लोड हो गया. Number was C. Last type of loading. Concentrated and uniformly distributed मोमेंट. तो लोड में आपको फोर्स भी मिल सकती है, मोमेंट भी मिल सकता है.
दोनों एक साथ ही कवर कर दिए इसके अंदर। So movement may be concentrated also, movement may be uniformly distributed also. So both the cases are covered. दोनों cases covered है. For your understanding, तीन लोडिंग है, तीनों अलग अलग करके दिखाई है. ए और बी क्या है हमारा? ए और बी हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट है, और सी क्या है हमारी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है. सो देयर कैन बी एन टाइप्स ऑफ लोडिंग. अब जाके बेस तैयार हुआ है शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट का. हमें टाइप ऑफ लोडिंग के बारे में जानकारी है, हमें एनालिसिस करने आती है बीम की, हमें टाइप ऑफ बीम्स पता है, कितने तरह के सपोर्ट है वो पता है. अब ये सारी चीजें छोड़ के मैं डायरेक्टली शेयर फोर्स बता सकता था. नाउ वी कैन एनालाइज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. डन 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 डन. तो अब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं. सो नाउ वी कैन, टाइम है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट भी खत्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, शेयर फोर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर फोर्स? एज द नेम सजेस्ट, सेट ऑफ फोर्स ही हमारा. दूसरा हम बोल रहे हैं शेयर, बोल रहे हैं शेयर, बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उसके क्रॉस सेक्शन पर लगेगा. इट विल बी एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन. डिफाइन कैसे करते हैं इसको? आप बोल सकते हो शेयर फोर्स इज द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बीम. चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप इसको राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लो. तो शेयर फोर्स इज समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स. अब ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है वो अलग से पीछे डिफाइन किया हुआ है. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं क्या बोल दूंगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल दूंगा. तो आप बोल सकते हो शेयर फोर्स एल्जेब्रिक समेशन है सारे ट्रांसवर्स फोर्सेस का जो आपके बीम के ऊपर लग रहा है. चाहे आप इसको सेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट सेम निकल के आएगा. रिजल्ट विल कम आउट टू बी सेम. सो दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज शेयर फोर्स. तो पहले तो उसको डिफाइन करते हैं. सो वी कैन से shear force shear force at a section shear force at a section is algebraic summation is algebraic summation algebraic summation or resultant of all the transverse force either to right or left of the section, right or left of the section. हमेशा कहाँ लगेगा? प्लेन ऑफ सेक्शन में लगेगा, ध्यान रखना ये, क्योंकि शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं. सो इट ऑलवेज एक्ट along the plane of cross section. अभी बना के दिखा देता हूँ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है. along the plane of cross section, so it will always act along the plane of cross section. Next, अगर इसके साइन कन्वेंशन की बात करें,
इफ यू टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड है यही है। आप इस साइन कन्वेंशन को बदल सकते हो, अगर आप बदलोगे आपको सवाल में डिफाइन करके देना पड़ेगा, तो ध्यान रखना इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन गो। सो दिस इज अवर साइन कन्वेंशन, ये हमारी साइन कन्वेंशन है। डुप्लीकेट किया, यहीं पर ही बनाया, बीम दिखाई है बस आपको, सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं दिखा है। आई ओनली शोन द बीम, सपोर्ट्स आर नॉट बीइंग शोन टू यू। सेक्शन के कौन से साइड पे हो? लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो ये हम सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, ये सेक्शन के राइट हैंड साइड पे है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, सेक्शन के राइट हैंड साइड पे। मार्क करके दे देता हूँ, सेक्शन हाईलाइटेड है, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, दिस इज द राइट साइड ऑफ द सेक्शन, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, दिस इज द राइट साइड ऑफ द सेक्शन। आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि शेयर फोर्स हमारा पॉजिटिव होगा। शेयर फोर्स हमारा पॉजिटिव होगा कब? जब आपको रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन कहाँ मिल रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन में अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, मैं शेयर फोर्स को पॉजिटिव बोलूंगा। या राइट हैंड साइड में कहाँ लग रही है? राइट हैंड साइड में लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो मैं इसको पॉजिटिव बोल दूंगा। तो ये हमारी पॉजिटिव शेयर फोर्स है। सो दिस इज पॉजिटिव शेयर फोर्स। नेगेटिव इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड पे अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव शेयर फोर्स। तो ये इसकी साइन कन्वेंशन है। डन, नोट कर लिया सबने? अब मेरे को बताना है अलोंग द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लगता है। अलोंग द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन समझने के लिए 3D में मेरे को बीम चाहिए, 3D में बना के दे देता हूँ आपको। सो इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारी बीम है, सपोर्ट कंडीशन बनाओ, सपोर्ट कंडीशन बनाई, सिंपली सपोर्टेड। सो दिस इज अवर सपोर्ट कंडीशन। लोडिंग, कैसा लोड है? कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। सो कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। नेक्स्ट एनालिसिस करनी है, एनालिसिस करनी है, क्या करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी पड़ेंगी और अननोन रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। कैसी भी में डिटर्मिनेट और स्टेबल है, सो डिटर्मिनेट और स्टेबल है, तो आप निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड द रिएक्शंस, रिएक्शंस कैन बी कंप्यूटेड। तो ये पहला एग्जांपल है, तो 3D में सब कुछ काट के दिया हुआ है, इसके बाद डायरेक्टली लिख देंगे हम। तो इसका नाम भी दे दो भैया, क्योंकि रिएक्शंस के नाम लिखने पड़ेंगे अब मुझे। सो 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 क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? इसको VB बोल दो, इसको VA बोल दो, इसको HA बोल दो। सो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, इसका मतलब HA की वैल्यू कितनी है? जीरो। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, इसका मतलब VA प्लस VB माइनस P बराबर जीरो। नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज जीरो। तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, ये L है, इस बात का मतलब ये हुआ VB इंटू एल। VB इंटू एल कैसी है? साइन कन्वेंशन कैसा है VB इंटू एल का? नेचर पूछ रहा हूँ, साइन कन्वेंशन नहीं। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव P इंटू एल बाई टू।
दिस इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है। पहला अननोन आ गया, इन दोनों को अगर सॉल्व करूं क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? रिजल्ट निकल के आ रहा है वी ए इज इक्वल टू वी बी इंटू पी बाई टू। आ गई। चलो अब मुझे निकालना है शेयर फोर्स। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स कहाँ निकालना है? किसी भी सेक्शन के अक्रॉस निकालना है। तो आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सेक्शन काट के दिखाया पहले तो। ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अ सेक्शन इज बीइंग कट। इस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपको इस सेक्शन के अक्रॉस शेयर फोर्स निकालना है, क्या करना पड़ेगा? इफ आई हैव टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स अक्रॉस दिस सेक्शन, व्हाट इज टू बी डन? Summation of all the transverse forces, या resultant of all the transverse forces across the section, either from left hand side or from right hand side। चाहे लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लो, चाहे राइट हैंड साइड से निकाल लो, क्या देगा आपको? ये आपको शेयर फोर्स निकाल के दे देगा। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स। सेक्शन में मजे नहीं आ रहे? एंगल सही बने सारे? ऑल एंगल्स आर करेक्ट। ठीक है, ऑल एंगल्स आर करेक्ट। इसको हटा दो बस, सारे एंगल सही है। तो अब मुझे क्या निकालना है? शेयर फोर्स निकालना है। निकाल तो शेयर फोर्स समेशन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स लॉन्गिट्यूडनल। लो भैया एक्सेस भी बना के दिया है। ये मेरी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो मेरा ट्रांसवर्स फोर्स होगा। ये है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स। सो दिस इज द फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वी है। इसका मतलब इस सेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं फोर्स निकालूं, कितना निकल के आ रहा है? इस सेक्शन को काट के भी दे देता हूं मैं। आई कैन कट ऑफ दिस सेक्शन ऑल्सो। सेक्शन को कट ऑफ किया, लो ये मेरा सेक्शन, ये रहा। आधी बीम ये रही और आधी बीम ये रही। सेक्शन भी काट करके दे दिया आपको। सेक्शन इज ऑल्सो बीइंग कट ऑफ। सेक्शन इज ऑल्सो बीइंग कट ऑफ। वीए कितना निकाला था आपने? व्हाट वाज वीए? वीए वाज पी बाय टू। वीए वाज पी बाय टू। ये हमारी लोडिंग थी पी। सेक्शन कटा, ये हमारी लोडिंग थी पी, और ये भी आपने कितना निकाला? पी बाय टू। दिस इज ऑल्सो पी, दिस इज पी बाय टू। अब तो सारी चीजें बना के दिखा दी है। अब अगर मुझे शेयर फोर्स निकालना है, जो सेक्शन कटा हुआ है इसके लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करो या राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड से मैं रिजल्टेंट ट्रांसवर्स फोर्स निकालूं, कितना आ रहा है? पी बाय टू आ रहा है। यानी इस सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? पी बाय टू। क्लियर चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? सेक्शन की दूरी बना लो एक्स दूरी पे। तो दिस इज एक्स। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा एल माइनस एक्स हो गया। दिस इज एल माइनस एक्स। अब ये शेयर फोर्स लगेगा कहां पर? वेयर दिस शेयर फोर्स विल बी एक्टिंग? ये शेयर फोर्स लगता है हमारे प्लेन ऑफ सेक्शन पे। तो अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूंगा, ये शेयर फोर्स लग रहा है हमारे प्लेन ऑफ सेक्शन में। दिस इज वेयर द शेयर फोर्स इज एक्टिंग। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? पी बाय टू। ये मत बोला सर अपोजिट कैसा बना दिया, वही सिग्मा एफ आई जीरो करके बनाया है। साइन कन्वेंशन क्या है इसका? आपने लेफ्ट हैंड साइड से मेजर किया, लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है? अपर डायरेक्शन में आ रहा है। तो एज पर साइन कन्वेंशन क्या है? ये पॉजिटिव है। तो शेयर फोर्स इज पॉजिटिव। कहाँ लग रहा है ये? वेयर इट इज एक्टिंग? ये लग रहा है हमारे सेक्शन पे। इट इज एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द सेक्शन। तो एक तरीका ये है समझने का। दिस इज द मेथड टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा अब राइट हैंड साइड से निकालो। ये लो सेक्शन का राइट हैंड साइड। सेक्शन का राइट हैंड साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी, अपर डायरेक्शन में पी बाय टू। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितनी हो गई? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो गई हमारी पी बाय टू। लो राइट हैंड साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो शेयर फोर्स क्या कहलाएगी? पॉजिटिव कहलाएगी। कहाँ लगता है ये? प्लेन ऑफ सेक्शन में लगता है। तो ये प्लेन ऑफ सेक्शन में लग रही है आपकी शेयर फोर्स, पी बाय टू। दिस इज द शेयर फोर्स। जैसे मर्जी समझ लो उसको। इसको थोड़ा हटा दो। डाउनवर्ड में क्यों लगाया? अच्छा कहाँ लगाऊं फिर? सो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू पी बाय टू। अब इसको सेंटर में कर दो।
कहाँ लगाऊं फिर? जब ये सवाल पूछा इसका मतलब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि ये डाउनलोड में नहीं लगेगा, फिर कहाँ लगेगा भाई? अब गायब हो जाएंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। चलो, तो अपवर्ड में लगाया। जब हमने ये सोचा ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये चलो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया p/2। जरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाना है इसके ऊपर। नेट फोर्स सिग्मा Fi इक्वल्स टू 0। जरा ये लगाओ, सिग्मा Fi इक्वल्स टू 0। तो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। लगाना जरा सिग्मा Fi इक्वल्स टू 0। तो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं सर डाउनवर्ड में नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, सिग्मा Fi इक्वल्स टू 0। तो p/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -p/2 आ गई। तो लगा दिया अपर डायरेक्शन में, क्या दिक्कत है? तो लगाओ आप अपर डायरेक्शन में, देखो वैल्यू कितनी आ रही है एक्स की। पूरा ही बताना पड़ेगा यार ये अब। चलो मिट गया, बढ़िया है। तो पहला केस है 3D में बना के दिखाया है, शोन इन 3D। इसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। आफ्टर दैट विल बी कैलकुलेटिंग इट डायरेक्टली। तो शेयर फोर्स इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स either from the left hand side of the section or from the right hand side of the section, जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, the result will be same। नोटेड। अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट की। सो बेंडिंग मोमेंट, सो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज बेंडिंग मोमेंट? किसी भी सेक्शन पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, at any section of the beam if you want to calculate the bending moment, it is algebraic summation of or resultant of the moment of which force of all the transverse force either to the left hand side or right hand side of the section। तो वो ट्रांसवर्स फोर्स तो है ही मेरे पास, ये रहा। तो अगर मुझे इसी सेक्शन पे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ द मोमेंट ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, समेशन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स क्या रहा था? p/2। इस फोर्स का जो मोमेंट है सेक्शन के अक्रॉस, क्या कहलाएगा? बेंडिंग मोमेंट। तो इस फोर्स का जो मोमेंट है सेक्शन के अक्रॉस कितना है? p/2 इंटू एक्स, ये बेंडिंग मोमेंट है। सो दिस इज टर्म्ड एज बेंडिंग मोमेंट। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से निकाला, तो लेफ्ट हैंड साइड से मोमेंट कितना आ रहा है? p/2 इंटू एक्स। मैं ये चीज राइट हैंड साइड से भी निकाल सकता हूं, कैसे? बेंडिंग मोमेंट अक्रॉस एनी सेक्शन इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू ऑल दी ट्रांसवर्स फोर्सेस फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड से कौन कौन से ट्रांसवर्स फोर्स है? एक ये p/2 है और ये क्या है? p है। तो एक तरीका रिजल्टेंट निकाल लिया है आपने, नहीं रिजल्टेंट से करना है आप अलग निकाल लो। तो p/2, तो अगर मैं p/2 का मोमेंट निकालूं, कितना आ रहा है? p/2 का मोमेंट है l-x। तो p/2 का मोमेंट है l-x। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, डायरेक्शन है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम बोलेंगे माइनस 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 माइनस, ये तो है l/2 माइनस एक्स। और अगर यहां से निकाला तो p लग रहा था मेरा किस पे? l/2 पे। तो p लग रहा था l/2 पे, तो p इंटू l/2 माइनस एक्स। जरा सॉल्व करना है इसको, कितना आ रहा है? pl/2 माइनस px/2 माइनस pl/2 प्लस px, ये कैंसल आउट हुआ, क्या आ गया? px/2 सेम है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से निकालो चाहे राइट हैंड साइड से निकालो। सो आइदर कंप्यूट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और कंप्यूट फ्रॉम राइट हैंड साइड, इट विल कम आउट टू बी सेम, सेम आएगा रिजल्ट। तो इसको हम बेंडिंग मोमेंट बोल देते हैं, दिस इज टर्म्ड एज बेंडिंग मोमेंट।
डिफाइन कर दो स्कोप। सो बेंडिंग मोमेंट क्या है भैया? बेंडिंग मोमेंट, सो विल से बेंडिंग मोमेंट at any given section, bending moment at any given section, at any given section along the span of the beam, along the span of the beam is the algebraic summation of or resultant of or resultant of moment at that section, resultant of moment at that section किसकी वजह से? due to all the transverse load, due to all the transverse load either from left side or right side. So either from left side or right side of the section. या तो लेफ्ट साइड से निकालो या राइट साइड से निकाल लो, पीछे कैलकुलेट करके दिखाया था। नोटेड। अब अगर साइन कन्वेंशन की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन, जैसे पीछे लिखे थे, तो साइन कन्वेंशन आप स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल सकते हो उसको, कोई बड़ी इशू नहीं है। सो साइन कन्वेंशन यार कैसे बनाया जाए, कोशिश करते हैं, विल ट्राई कि आ जाए। बन गया। अब इरेज कर देते हैं एडिशनल चीजें। थोड़े बहुत कर्वेचर इधर उधर है पर उसको इग्नोर करना, इग्नोर इट ऑफ। सेक्शन काटना है, ये हमारा सेक्शन है। चलो अब बेंडिंग मोमेंट को मैं पॉजिटिव कब बोलूंगा? व्हेन आई से बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव, बेंडिंग मोमेंट विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव इफ इट टेंड्स टू मेक द सेक्शन कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। इसको मैं बोल दूंगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो अगर आपका मोमेंट इस तरीके से है कि वो सेक्शन के अंदर कॉन्केविटी कहां ला रहा है, सेक्शन के अंदर कॉन्केविटी कहां ला रहा है? ऊपर। और कॉन्वेक्सिटी कहां ला रहा है? नीचे। इसको मैं बोल दूंगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। सो दिस इज टर्म्ड एज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इसको सैगिंग मोमेंट भी बोला जाता है। देखो बीम क्या कर गई है? सैग कर गई है। दिस इज टर्म्ड एज सैगिंग। सैगिंग और क्या करते हो आप? सर्वे के अंदर करते हो, सैग करेक्शन लगाते हो रोप के अंदर, टेप के अंदर। दिस इज नोन एज सैग करेक्शन। सैगिंग कहाँ मिलेगी? घर पे कपड़े सुखाते हो, देखना रस्सी को सैग करती हुई मिलेगी आपको। बिजली की तारे देखना, बाहर घर के मिल जाएंगी खंबे पे लटकी हुई, सैग करती है वो। किसकी वजह से? अपने वेट की वजह से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो ये सैगिंग मोमेंट है। पर अगर मोमेंट इस तरीके से है सेक्शन के अक्रॉस कि वो
कॉन्वेक्सिटी ला रहा है ऊपर और कॉन्केविटी ला रहा है नीचे, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. So this is convexity, this is concavity. This will be technically termed as what? Negative bending moment. So this is hogging moment. तो ये हमारा hogging moment है. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ एग्जाम्पल लेना है आपको. कंट्रोल सी, सेम देखो ये एग्जाम्पल उठा दिया, खत्म. कंट्रोल वी. अब एम मेरे को शेयर फोर्स निकालने का नहीं है. एम क्या है मेरा? एम है मेरा बेंडिंग मोमेंट निकालना. तो एम है बेंडिंग मोमेंट निकालना. थोड़ी सी जगह बनाई बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, इसको साइड में शिफ्ट किया. उसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकाला फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. कितना है? p/2x. पॉजिटिव लिखा हुआ है. क्यों? क्या करेगा ये? बीम को सैग कराने की कोशिश करेगा, तो सैगिंग मोमेंट है. अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालो राइट से, बेंडिंग मोमेंट निकालो राइट से, तो p/2 इंटू एल माइनस एक्स माइनस p इंटू l/2 माइनस एक्स. दिस इज इक्वल टू व्हाट? px/2. ये हमारी क्या आ गई? बेंडिंग मोमेंट आ गई. दिस इज अवर बेंडिंग मोमेंट. क्लियर है पूरी कहानी? तो बस यही था शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का. दिस वाज द स्टोरी ऑफ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट. बस कैलकुलेशन ही करनी है. नोट द एग्जांपल, आगे बढ़े फिर. चाहे नोटेड. नोटेड. चलो भैया आ जाओ, सवाल करो इसके ऊपर. डायरेक्टली शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आ गया फॉलोइंग केसेस के लिए.
बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूडीएल आ गया, चलो करते हैं, 3-4 सवाल तो करते हैं, बाकी थ्योरी बाद में देख लेंगे। अभी तक जितनी एनालिसिस है उसके ब्याह पे तो कर ही सकते हो आप। तो एम क्या है मेरा? एम है मेरा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो आपको कल बता दूंगा, दैट आई विल डिस्कस द रिलेशनशिप। अभी तो बेसिक चीज है जो बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं बस। तो सेपरेटली कैलकुलेट करना, फिर डायग्राम के फॉर्म में डालनी है उसे, देन वी हैव टू ऐड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। चले, हो गया। देखो, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बनाना है, डायग्राम, सेक्शन कट किया, तो आप कंसिडर अ सेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं, जहां से मर्जी कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, डायग्राम नीचे बना दूंगा। कितनी दूरी पे सेक्शन? लेट अस सपोज एक्स डिस्टेंस की दूरी पे सेक्शन। कैंटिलीवर बीम है, लोडिंग कैसी है? पॉइंट लोड है। कहां पर लगा हुआ है? फ्री एंड पे लगा हुआ है। तो समेशन ऑफ द फोर्सेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, राइट हैंड साइड से निकाला, कितना आ रहा है? पी। एक्स की वैल्यू अगर मैं चेंज करता जाऊं, ये पी चेंज नहीं हो रहा, यानी ए से लेके बी तक ये वैल्यू कितनी आ रही है? पी आ रही है ट्रांसवर्स फोर्स की। ट्रांसवर्स फोर्स की पी आ रही है, राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसा शेयर फोर्स है? कैसा शेयर फोर्स है? या कांस्टेंट है? तो या वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? पी। ये मेरा शेयर फोर्स आ गया। अब अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट की, इफ आई टॉक अबाउट बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है? पी इंटू एक्स। ये वेरी कर रहा है लीनियरली, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन की, क्या कर रहा है ये बीम को हॉग कराने की कोशिश कर रहा है, ऊपर कॉन्वेक्सिटी नीचे कॉन्केविटी। ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस डिफ्लेक्टेड शेप बना के दिखा रहा हूं। देखो, कॉन्वेक्सिटी कहाँ आई है? ऊपर आई है। कॉन्केविटी कहाँ आई है? नीचे आई है। तो बेंडिंग मोमेंट कैसा है मेरा? तो विच टाइप ऑफ बेंडिंग मोमेंट है? नेगेटिव। तो साथ में क्या आएगा? माइनस साइन भी आएगा। माइनस साइन आएगा तो भैया बेंडिंग मोमेंट निकालो अलग अलग पॉइंट पे। सो वील से एट पॉइंट ए एक्स की वैल्यू 0, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा? 0। उसी तरीके से एट पॉइंट बी, तो ये पहली अप्रोच है, सिंपल सी, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर। So bending moment at B is equal to minus PL. So if I have to draw shear force and bending moment diagram, लो, shear force तो पॉजिटिव है, पूरी बीम के अक्रॉस शेयर फोर्स पॉजिटिव। ये मेरी शेयर फोर्स डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज नेगेटिव। वेरिएशन कैसी है? लीनियर है, वेरिएशन इज लीनियर। तो ये है हमारी एस एफ डी, ये है हमारी बी एम डी, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? पी, इसका मैग्नीट्यूड 0, और ये कितना है? ये है हमारा पी एल। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। साथ में ऊपर एडिशनल डिफ्लेक्टेड शेप बना के दिखाइए। दो अप्रोच भी बता दीजिए। दो अप्रोच क्या होती है? दो अप्रोच ये दो अप्रोच क्या होती है? क्या है ये सेकंड अप्रोच? किसने बोला ये सेकंड अप्रोच है? क्या होती है सेकंड अप्रोच?
ड्रॉ द shear force and bending moment diagram. Simply supported, डिटर्मिनेट है, स्टेबल है, लोडिंग यूडीएल. इस बार रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी, बिना रिएक्शंस के काम नहीं बनेगा. रिएक्शंस तो यहाँ पर भी निकाल सकते थे, यू कुड हैव फाउंड द रिएक्शंस हियर आल्सो, बट जरूरत नहीं थी, इसलिए कैलकुलेट नहीं की थी, डायरेक्टली बता दिया था. यहाँ पर तो रिएक्शंस कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी. यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस. निकालो रिएक्शंस. वी ए, वी बी, एच ए. सो यहीं से अगर कैलकुलेशन करें ऊपर से, सिग्मा एफ एक्स जीरो, यानी एच ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है. सिग्मा एफ आई जीरो, इसका मतलब ये है कि वी ए प्लस वी बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये. तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लेंथ के अक्रॉस. मुझे निकालना है टोटल लोड. टोटल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, डब्ल्यू इंटू एल, दिस इज इक्वल टू जीरो. देन नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट भी कर सकते हो, बी के अबाउट भी कर सकते हो, किसी और पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हो. हर जगह ये चीज वैलिड है. ए और बी क्यों चूज किया भैया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस. ओनली माई कैलकुलेशन विल बी सिंप्लीफाइड. वी बी इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज माइनस डब्ल्यू इंटू एल, ये टोटल लोड है. अब टोटल लोड को मैं कहाँ एक्ट करते हुए मानूं, मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप मान सकते हो कि टोटल लोड सीजी पे लग रहा है. टोटल लोड कहाँ लग रहा है, सीजी पे लग रहा है. तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, आप टोटल लोड ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट कहां पर एक्ट करा सकते हो, उसकी सीजी पे एक्ट करा सकते हो. सीजी पे एक्ट किया, ये वाली मूवमेंट कैसी है, ये थी एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसी हो गई क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन लगा दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो. दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो वी ए बराबर वी बी आई विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि आपको भी डायरेक्टली लिखना है. अगर आप पहली बार कर रहे हो तो सॉल्व करना है, ऊपर दोनों इक्वेशन को बैठ के सॉल्व करो, खुद निकल के आएगा रिजल्ट आपका कि वी ए बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू. मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आई मेंशनड इट डायरेक्टली. क्यों डायरेक्टली लिखा, उसका रीजन अलग है. अब मुझे कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स. निकालो भैया, शेयर फोर्स निकालना है. सेक्शन कंसीडर कर लो. लेट अस सपोज ये हमारा सेक्शन है, दिस इज अवर सेक्शन. कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स. लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल सकते हो, राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हो, जहां से मन करे वहां से कैलकुलेशन कर सकते हो. तो अगर मुझे शेयर फोर्स निकालना है एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वी ए पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड से, और माइनस डब्ल्यू एक्स, ये कहाँ आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वी ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल बाय टू माइनस डब्ल्यू एक्स. कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली. सो लीनियरली तो हम बोल सकते हैं एट पॉइंट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वी ए कितना है, डब्ल्यू एल बाय टू. एट पॉइंट बी एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू एल, तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस डब्ल्यू एल बाय टू. सो इट कम्स आउट टू बी माइनस डब्ल्यू एल बाय टू. तो एक तो वेरिएशन लीनियर, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लिया मैंने इसे. ठीक है. नेक्स्ट, अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट लिखना है सेक्शन एक्स पे, समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड, जहां से मन करे कैलकुलेट करो. सो दिस इज इक्वल टू वी ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स. कहा मान सकता हूँ, इसकी सीजी पे एक्ट कर रहा है, सीजी पे एक्ट कर रहा है मतलब एक्स बाय टू पे एक्ट कर रहा है. वैल्यू पुट कर दो. सो डब्ल्यू एल बाय टू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू. एट पॉइंट ए एक्स की वैल्यू अंडा, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ, जीरो. ये पैराबोलिक वेरिएशन है. उसी तरीके से एट पॉइंट बी एक्स की वैल्यू कितनी है, एल, तो बेंडिंग मोमेंट कितनी हुई, तो बेंडिंग मोमेंट हुई
0. So bending moment comes out to be 0. Now you can draw the diagram. अब आप डायग्राम बना सकते हो. जितनी जगह हो उतनी स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं. शेयर फोर्स डायग्राम. This is our shear force diagram. SFD. पॉजिटिव है, नेगेटिव है. This value is how much? WL/2. This value is also how much? WL/2. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पैराबोलिक वेरिएशन. बेंडिंग मोमेंट है कैसा? बेंडिंग मोमेंट है पॉजिटिव. सो इट इज पॉजिटिव. बेंडिंग मोमेंट है पॉजिटिव. इस तरीके से तो नहीं बनेगा. ये हमारी BMD है. सो पॉजिटिव. सो दिस इज BMD. 0. This is 0. This is 0. You can also calculate where bending moment will be maximum. अगर मुझे रिलेशनशिप पता है तो अगर कन्वेंशनल तरीके से जाऊं, इफ आई गो बाय द कन्वेंशनल मेथड, आई कैन डायरेक्टली से कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी जहां पर मैं अगर उसको डिफरेंशिएट करूं एस के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर पुट करूं. निकाल सकते हैं. तो अगले पेज पे जाते हैं. यहाँ पे कैलकुलेशन करके देता हूँ. सो आई विल से फॉर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम क्या करें? डी बेंडिंग मोमेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी पुट इक्वल टू 0. करो उसको डिफरेंशिएट 0 के बराबर पुट करो. कितना आ रहा है? WL/2 माइनस 2WX/2. दिस इज इक्वल टू 0. 2 कैंसल आउट हुआ, W कैंसल आउट हुआ. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? L/2. कितनी है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है हमारी WL/2. एक्स की वैल्यू डाली L/2 माइनस WL/2 का होल स्क्वायर. WL/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. कितना आ रहा है ये? WL²/8. चलो 2 केस तो कंप्लीट हुए. ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है. दिस इज अवर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. So bending moment maximum how much? WL²/8. ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है. बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है पूरी. 2 बेसिक केस तो कर लिए हमने. डन. चलिए बाकी कल करते हैं फिर. रेस्ट विल डिस्कस टुमारो. अरे क्लास